प्रश्न, मालगुजारी और लगान से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मालगुजारी या भू राजस्व एक ऐसा कर है जो भूमि पर या उसकी उपज पर लगाया जाता है और यह कर सरकार को देय होता है। क्योंकि सरकार ही सब भूमि की अधिपति होती है, जमींदार जो भूमि कर को वसूली करते थे उसे लगान कहा जाता था, तथा सरकार को जो कर देय थे उसे मालगुजारी कहा जाता था। मालगुजारी सरकार द्वारा लगाया गया कर होता है जो किसी अधिनियम में बने सिद्धांत के अनुसार लगाया जाता है, किंतु लगान संविदा के अनुसार होता है। भूमिधर सरकार को मालगुजारी देते हैं, जबकि असामी अपने असल काश्तकार अर्थात क्षेत्रपति या गांव सभा को लगान देता है। लगान संविदा की वस्तु होने के कारण पक्षकारों के करार से परिवर्तित की जा सकती है। मालगुजारी सरकार और जोतेदार के बीच की वस्तु है और सामान्यतः यह निश्चित सिद्धांत पर लगाई जाती है। अगला प्रश्न, अधिकारों का अभिलेख क्या है? उत्तर, अधिकारों का अभिलेख किसी गांव का अधिकार अभिलेख वह रजिस्टर है जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम दर्ज रहते हैं जो गांव में खेती करते हैं या अन्य प्रकार की भूमियां धारण करते हैं या भूमियों पर काबिज है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत प्रत्येक गांव के लिए अभिलेख प्रवर्तन के समय अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है और धारा 55 के अनुसार इसमें निम्न विवरण दर्शाए जाते हैं। 1. जोतेदार का वर्ग अर्थात संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर या असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर या असामी। 2. जोतेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान का विवरण। 3. जोतेदारी की किसी अन्य शर्त का विवरण जिसका राज्य सरकार द्वारा धारा 234 के अंतर्गत बनाए गए नियम में उल्लेख है। अधिकार अभिलेख के रखरखाव का कर्तव्य कलेक्टर को सौंपा गया है। जमींदारी उन्मूलन से पहले 2 अधिकार अभिलेख होते थे, एक खेवट और 2 खतौनी, किंतु अब केवल एक ही अधिकार अभिलेख खतौनी तैयार किया जाता है जिसे वार्षिक रजिस्टर कहते हैं। धारा 33 और जो अधिकार अभिलेख से भिन्न उसका संशोधित संस्करण होता है। प्रश्न, गांव का नक्शा। उत्तर, प्रत्येक गांव का एक नक्शा सेजरा होता है जिस पर गांव की चौहद्दी दर्ज रहती है। गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी का भी इससे पता लगता है। पिछले बंदोबस्त के समय के कुएं, सड़कें आदि भी इसमें दिखाई जाती हैं। यह नक्शा मोमी कागज पर या कपड़ा लगे कागज पर या आयल क्लॉथ पर बनाया जाता है। इस नक्शे का सही और अद्यतन रखा जाना बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि भू अभिलेखों का वह प्रारंभिक बिंदु है और उसमें की किसी गलती से गांव से संबंधित सभी अभिलेख गलत हो सकते हैं। इसलिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक खेत पर जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा और खेत की सीमाओं में हुए या अन्य परिवर्तनों की नाप करके नक्शे में दर्ज करता है और परिवर्तनों को लाल स्याही से दर्शाता है। जब कोई खेत 2 या अधिक हिस्सों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है तब वह प्रत्येक खेत को अलग नंबर देता है। जैसे मूल नंबर 12 वाले खेत के 2 हिस्से होने पर एक खेत को 12/1 और दूसरे खेत को 12/2 नंबर दिया जाएगा। लेखपाल की उपर्युक्त कथित 3 पड़तालों से पहली पड़ताल खरीफ पड़ताल कहलाती है जो 15 अगस्त से शुरू होती है। दूसरी पड़ताल रबी पड़ताल कहलाती है जो 15 दिसंबर से शुरू होती है और तीसरी पड़ताल जायद पड़ताल कहलाती है जो 15 मई से शुरू होती है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल का पैरा 35 का पिछले सर्वे या चकबंदी में तैयार किए गए नक्शे की कॉपी जो लेखपाल को दी गई है उस पर कोई परिवर्तन नहीं करेगा। प्रश्न, राजस्व न्यायालय से क्या तात्पर्य है? उत्तर,
उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 8 में दी गई परिभाषा के अनुसार राजस्व न्यायालय से तात्पर्य निम्नलिखित से है। एक, रेवेन्यू बोर्ड या उसका कोई सदस्य। दो, कमिश्नर। तीन, अतिरिक्त कमिश्नर। चार, कलेक्टर। पांच, अतिरिक्त कलेक्टर। छह, सहायक कलेक्टर। सात, बंदोबस्त अधिकारी। आठ, सहायक बंदोबस्त अधिकारी। नौ, अभिलेख अधिकारी। 10, सहायक अभिलेख अधिकारी। और 11, तहसीलदार। राजस्व न्यायालय अपने भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंदर कहीं भी अपना न्यायालय लगा सकते हैं। धारा 189। किंतु जब वे अपने मुख्यालय से बाहर दौरे पर हों तब उन्हें किसी खेमे के न्यायालय में एक तरफा डिक्री पारित नहीं करनी चाहिए। प्रश्न, नक्शे एवं खसरे की दुरुस्तगी से क्या तात्पर्य है? उत्तर, नक्शे एवं खसरे की दुरुस्तगी अधिनियम में इस संबंध में किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। धारा 28 केवल यह उपबंध करती है कि धारा 234 के अधीन बने नियमों के अनुसार कलेक्टर अपने जिले में प्रत्येक गांव का नक्शा तथा खसरा का रख रखाव करेगा और वार्षिक या इतने समय के अंतर पर जैसा कि राज्य सरकार नियत करे गांव की सीमाओं और खेतों में हुए परिवर्तन को उसमें दर्ज कराएगा और उन गलतियों को ठीक करेगा जिन्हें नक्शे या खसरे में गलत दर्शाया गया है। इस प्रकार नक्शे और खसरे को सही हालत में रखना कलेक्टर का कर्तव्य है, किंतु इस दुरुस्तगी प्रक्रिया में केवल मौके पर स्पष्ट दिखाई देने वाली गलतियों को ही सरसरी तौर पर दुरुस्त किया जा सकता है, किंतु जोतेदार के कब्जे का दूसरे जोतेदार को किया गया अंतरण या कोई हक का विवादग्रस्त प्रश्न इस धारा के विस्तार क्षेत्र से परे है। अगला प्रश्न, ग्रामों की सूची। ग्रामों की सूची उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा तैयार कराई जाती है। यह एक रजिस्टर होता है जिसका रखरखाव कलेक्टर ही करता है। इस रजिस्टर में निम्नलिखित क्षेत्र दर्शाए जाते हैं। क, नदी क्रिया से प्रभावित क्षेत्र। ख, एहतमाली खेती वाले क्षेत्र। और ग, ऐसे क्षेत्र जिनकी मालगुजारी माफ कर दी गई है, प्रशमित, विमोचित या अभिहस्तांकित हो गई हो। यह रजिस्टर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक 5वें वर्ष पुनरीक्षित किया जाता है। यह रजिस्टर प्रत्येक 5वें वर्ष पुनरीक्षित किया जाएगा। अगला प्रश्न, वार्षिक रजिस्टर में शुद्धि। वार्षिक रजिस्टर में शुद्धि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 39(1) के अनुसार वार्षिक रजिस्टर में किसी गलती या भूल को दुरुस्त किए जाने के लिए पीड़ित व्यक्ति को तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देना पड़ता है और उसके साथ लेखपाल द्वारा प्रमाणित चालू खतौनी का इंतखाब भी शामिल करना चाहिए, जिससे यह दर्शित हो कि वार्षिक रजिस्टर में कथित गलती या भूल की गई है, किंतु इस मामले में राज्य सरकार या गांव सभा को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है। प्रार्थना पत्र मिलने पर तहसीलदार मामले की जांच करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उसके बाद मामला कलेक्टर को भेजेगा, जो इस बात की सरसरी जांच करेगा कौन व्यक्ति संपत्ति का सर्वोत्तम हक रखता है और इसकी पुष्टि होने पर वह तदनुसार मामले का निपटारा करेगा। जरूरत पड़ने पर मौका मुआयना नायब तहसीलदार से कराया जाएगा। वार्षिक रजिस्टर में शुद्धि की उपर्युक्त कार्रवाई एक न्यायिक कार्रवाई है, इसलिए फैसला करने वाले राजस्व न्यायालय को पूरा निर्णय लिखना होगा और पक्षकारों के तर्क, साक्ष्य आदि की विवेचना करते हुए अपना निष्कर्ष देना होगा। न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट पक्षकार सक्षम राजस्व न्यायालय या सिविल न्यायालय में अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए नियमित वाद दायर कर सकता है। धारा 40 क। प्रश्न, राजस्व अधिकारी और राजस्व न्यायालय में अंतर बताइए। उत्तर, राजस्व अधिकारी और राजस्व न्यायालय में अंतर। राजस्व अधिकारी और राजस्व न्यायालय में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। 1, केवल वे ही राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं। 2, केवल वे ही राजस्व न्यायालय होते हैं। 3, केवल वे ही राजस्व न्यायालय होते हैं। 4, केवल वे ही राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं। 5, केवल वे ही राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं। 6, केवल वे ही राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं। 7, केवल वे ही राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं। 8, केवल वे ही राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं। 9, केवल वे ही राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं। 10, केवल वे ही राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं। 11, केवल वे ही राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं। 12, केवल वे ही राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं। 13, केवल वे ही राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं। 14, केवल वे ही राजस्व अधिकारी राज
जिनको उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 8 में राजस्व न्यायालय के अर्थ में परिभाषित किया गया है। शेष ऐसे बहुत से राजस्व अधिकारी हैं जो राजस्व न्यायालय नहीं है, जैसे रजिस्ट्रार कानूनगो, सुपरवाइजर कानूनगो, सदर कानूनगो, लेखपाल, जबकि सभी राजस्व न्यायालय आवश्यक रूप से राजस्व अधिकारी होते हैं। केवल रेवेन्यू बोर्ड और उनके सदस्य ही ऐसे हैं जो राजस्व न्यायालय तो हैं किंतु राजस्व अधिकारी नहीं है। 2. राजस्व न्यायालय के कार्य न्यायिक कार्य होते हैं, जबकि राजस्व अधिकारी के कार्य प्रशासनिक कार्य होते हैं। 3. राजस्व न्यायालय न्यायिक कार्य करते हुए रेवेन्यू बोर्ड के नियंत्रण में रहते हैं, जो सर्वोच्च माल अदालत है, जबकि राजस्व अधिकारी प्रशासनिक कार्य करते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारियों के सम्मुख दीवानी प्रक्रिया संहिता की प्रक्रियाएं नहीं लागू होती।